गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। ये क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं स्पेशली बोक कंपाउंड से, इनमें वर्डिंग को बहुत ध्यान से देखना है। जरा सा अगर आपकी वर्डिंग चेंज हुई तो क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाता है। वो कह रहा है लेटर स्टेज में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में किसका रोल है। तो लेटर एज में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में C2S का रोल है। और अगर यही पूछता कि अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो C3S रिस्पॉन्सिबल है। और बहुत जल्दी रिएक्ट करके सेटिंग करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो C3A रिस्पॉन्सिबल है। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर होगा C2S, जिसका मतलब आंसर होगा डाई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विद वाटर एंड आल्सो सेट्स अर्लीएस्ट। हमने क्या कहा था, स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, रिएक्शन की बात हो रही है, सबसे अर्ली की बात हो रही है, सबसे पहले सेट्स अर्लीएस्ट की बात हो रही है। तो कौन आएगा, C3A आएगा। C3A का मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आएगा। इट लिबरेट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑलमोस्ट इंटेंडेंशियली एंड कंट्रीब्यूट समवाट टू अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन C3S का जो रोल है, जो C3S का रोल है वो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इसके बाद क्रिएट करता है, ठीक है। और उसके बाद C2S। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर X परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए, तो परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। अब यहाँ पे जो क्रिएटिविटी गेट और ES में हो सकती है, SSC JEE में भी हो सकती है, वो ये होगा कि अभी तक ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछा जाता रहा है। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अब यक्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे आएगी वैल्यू। 35 इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फ्रॉम नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, देन द परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल टाइम। तो अगर ये सिचुएशन दी जाएगी तो कितना आंसर इसका होता है इन जनरल, 0.85x या 0.85p। परसेंटेज को p से भी कहीं कहीं लिखा देखा होगा, p ज़्यादा मतलब डिनोट किया जाता है, इन्होंने यहाँ पे p को हटा के x कर दिया है। तो 0.85 इंटू 35/100, ये करके आप जो वाटर का परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। 100 ना लगाएं, चूंकि परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा जाएगा तो 35 का गुणा करेंगे 0.85 में, जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। और ये जब पहली बार आएगा तो बहुत लोगों का गलत होगा, क्योंकि उसमें 0.85 टर्म नहीं लगाएंगे, वो डायरेक्टली लिखेंगे। और डायरेक्टली लिखेंगे तो इतना आसान नहीं है स्ट्राइक कर पाना। जिन बहुत बार बार प्रैक्टिस जो करते हैं वो उसको कर पाते हैं। बल्कि इसमें ना पूछ के वो हो सकता है इस वाले सेक्शन में पूछें। वो किस वाले सेक्शन में पूछें, वो इस वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड होगा P/4+3। इसमें P की वैल्यू वो दे सकते हैं, इसमें वैल्यू पूछ सकते हैं। 40 दे दिया, आंसर 43 आ रहा है, 13 आ रहा है, 40/4+3। या वो साउंडनेस टेस्ट में 0.78p होता है, या वो साउंडनेस टेस्ट में पूछ सकते हैं 0.78p। 0.85p ज़्यादा प्रचलन में है, और ये दोनों चीज़ें दबी हुई रहती हैं, इनमें पूछी नहीं जाती हैं, केवल सपोर्टिव वे में हम याद रखते हैं। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि 0.78p साउंडनेस टेस्ट में होता है, P/4+3 जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में वाटर टू बी एडेड का अमाउंट है। ये वाटर टू बी एडेड का अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज। खैर, अगला क्वेश्चन, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कौन सा कंपाउंड स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिलिका रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। एल्यूमिना जो होता है वो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, और कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिले करता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिले करता है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का काम रिटार्डर के लिए होता है, जिप्सम का काम रिटार्डर के लिए होता है। कैल्शियम क्लोराइड का काम उल्टा होता है जिप्सम के। तो इस तरीके से कंपाउंड्स हैं जिनका अपना अपना रोल होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है आपसे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सिलिका होगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास कंक्रीट वर्क सच एज ए डैम। डैम के वर्क में कौन सी सीमेंट यूज होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, हाई एल्यूमिना, लो हीट पोर्टलैंड या हार्ड पोर्टलैंड पोज्जोलाना। तो जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होती है इसी को आप कह सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट।
ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी लो हीट सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट के तौर पे कंसीडर की जा सकती है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट ये भी इसमें यूज होती है वर्क्स सच एज डैम में। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है। अगर सी पार्ट नहीं दिया होता, अगर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट लिखा होता तो आप उसकी तरफ चले जाते। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको जनरली नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो फिर ऑप्शन ऐसा होगा कि देयर आर 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इन फॉर्म ऑफ डैम। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, नंबर 2 पे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, फिर नीचे ऑप्शंस में होगा 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, इस तरीके से दिया होगा। तो वहाँ पे आप इन दोनों कंसीडर कर लेंगे, होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है सीमेंट बैग कंटेन्स 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाई वॉल्यूम, हाउ मेनी बैग्स विल 1 टन ऑफ सीमेंट कंप्रेज। ये वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर इसी को वेट के फॉर्मेट में कहें कि 1 बैग जो सीमेंट का होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये स्टैंडर्ड है 0.035 मीटर क्यूब। ये इन्होंने नया क्वेश्चन ही क्रिएट किया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट की बात करें तो 50 किलोग्राम होता है। अब वो ये कह रहा है कि 1 टन सीमेंट में कितने बैग्स आएंगे। तो 1 टन जो बात कर रहा है वो वॉल्यूम के सेंस में नहीं है, वेट के सेंस में। और 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम में कितनी बोरी सीमेंट हो जाएगी। तो 50 किलोग्राम की एक होती है, तो 1000 में कितनी हो जाएगी। तो 1000 में हम 50 का भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा बस केवल था, अगर वो ये लिख देता ए सीमेंट बैग है 50 किलोग्राम ऑफ सीमेंट, तो फिर क्वेश्चन की क्या ही वैल्यू हो गए। ये तो कक्षा 2 का क्वेश्चन हो जाएगा कि केवल भाग ही करना है, 1 टन में मैं किलोग्राम बस पता हूँ। देखिए क्वेश्चन जिप्सम का आ गया। जिप्सम इज यूजेज एट एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट्स फॉर, क्या करता है ये धीमे कर देता है सेटिंग टाइम को और खींच देता है, रिटार्डर का काम करता है। जिप्सम केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। इट इज माइंड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। एक के बाद एक चीज़ें उससे रिलेट करके भी पूछी जा सकती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक से ये निकाला जाता है। इट एक्ट्स एज ए रिटार्डर इन कंक्रीट, इट इम्प्लाइड इंक्रीजेज इट्स सेटिंग टाइम, दस प्रिवेंट क्विक सेटिंग। इसमें भी सेटिंग टाइम में भी वर्डिंग ध्यान में रखनी है। कहीं लिखा होगा प्रोलांग्स द सेटिंग टाइम, अब आ गया जिप्सम प्रोलांग्स द सेटिंग टाइम। अब प्रोलांग्स का क्या मतलब, प्रोलांग्स का मतलब सेटिंग टाइम की लंबाई बढ़ा दी, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, इस तरीके से समझना है। क्योंकि टाइम के सेंस में अलग मीनिंग ना आपके साथ सामने लग जाए, क्योंकि वो जो वर्डिंग होती है ना उसको दिमाग में रखना है। अगर कोई चीज़ 10 मिनट में हो रही है तो ये 30 मिनट में होने देगा, वो स्पीड रोक देता है, स्पीड कम कर देता है क्विक सेटिंग की। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि फीलिंग आते हैं बावजूद जो हम वर्ड को चूज करते हैं, जैसे एग्जाम में बदल देते हैं वर्डिंग, तो उसको थोड़ा दिमाग में रखना है। इसलिए ये क्या करता है, रिटार्ड कर देता है, किसको, सेटिंग टाइम को रिटार्ड कर देता है। ठीक है, इसी को प्रोलांग्स भी कह सकते हैं, प्रोलांग्स कर देता, बढ़ा देता है। ठीक है, रिटार्ड का मतलब धीमा कर देता है। ठीक है, नहीं तो पता चले एक्सीलरेट लगा जाए आप। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है एयर इंट्रेनिंग सीमेंट हायर इनिशियल सेटिंग टाइम देन ओपीसी एंड रजिस्ट फ्रॉस्ट। ये बिल्कुल करेक्ट है। एयर इंट्रेनिंग जो सीमेंट होती है वो लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम नहीं रखती है, लोअर, लॉन्गर नहीं होता फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी की तुलना में। तो ये गलत है, केवल स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज Al2O3, CaO और SiO2। ये बहुत सिंपल है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, CaO होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है, पोर्टलैंड सीमेंट में CaO होता है। और सेकेंड नंबर पे कौन होता है, सेकेंड नंबर पे लाइम सिलिका मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। लाइम जो होता है वो 65% के आसपास होता है, और सिलिका जो होता है ये 20 to 22% के आसपास होता है। ये मेन होते हैं। 3 to 8% के आसपास Al2O3 होता है। उसने क्या कहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम कौन होगा, Al2O3 होगा। तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, फर्स्ट। उसके बाद सबसे कम कौन होगा, सिलिका होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा CO होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा है डिस्कशन का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच IS कोड इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पजेज। ये 5 से 7 बार पिछले 2 सालों में पूछा जा चुका है। तो अब ये तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। IS 1141 1958। इसके अलावा जो IS 1708 1969 है वो मेथड्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ स्मॉल स्पेसिमेन ऑफ टिम्बर है। और जो IS 4970 1973 है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कमर्शियल टिम्बर है। IS 399 1963 पे मैंने 3 क्वेश्चन
कम्युनिटी पे डाले हैं। कम्युनिटी पे जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो 2 हफ्ते से ज़्यादा रुकते नहीं है एज पर द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब, या ये कह लीजिए 2 हफ्ते की बजाय आप कह सकते हैं कि एक सर्टेन नंबर है, उससे ज़्यादा कम्युनिटी पे जो पेजेज एग्जिस्ट करते हैं वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं। जो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली अगर कोई क्रिएट करता है तो वो 2 या 3 हफ्ते तक बचेंगे। अब कोई 2 ही क्वेश्चन डेली डाले तो उसकी सिचुएशन में वो 4-5 महीने तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उस पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं अभी इस वीक में हमने स्टील, आरसीसी, सॉइल और बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट की है। पिछले 1-2 हफ्ते में जो भी वीडियोज बने हैं उन सभी के क्वेश्चन कम्युनिटी पेज पे हैं, और एक से एक बेहतर, मतलब आप जिस भी बेस्ट कॉन्सेप्ट को या बेस्ट सोर्स को इस्तेमाल करते हैं उसमें जो डाउट्स आते हैं वो भी डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो उसको हल्के में ना लीजिएगा, आप ये समझिए कि उसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, एज इट इज। और एक एक चीज़ पे, अगर सीजनिंग पे बात है तो लगातार 6 क्वेश्चन आपको सीजनिंग पे मिलेंगे, कोई भी चीज़ बचने वाली नहीं है और ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए उस पर बहुत ध्यान से दीजिएगा। इसके 10 क्वेश्चन और उस पर 20 क्वेश्चन डेली के, ये 30 क्वेश्चन अगर आपके द्वारा टिक कर 3 से 4 मिनट उस क्वेश्चन पे समय खर्च करके आप देते हैं तो आप ये मानिए इम्प्रूवमेंट सिविल इंजीनियरिंग में आपको बहुत बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन IS 1141-1958 है, और ये 2 हमने आपको बता दिए। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उस पर जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको एक नहीं 2-2 3-3 जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ हार्डेंड एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ हार्डेंड एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर? स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कौन करता है? केली-बाल टेस्ट, बुलेट टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, कोन पेनिट्रेट टेस्ट। इसमें जो रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है ये वन ऑफ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट चेक करता है। रिबाउंड ऑफ एन इलास्टिक मास डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ द सरफेस अगेंस्ट विच इट्स मास स्ट्राइक्स। रिबाउंड का मतलब ये है, अगर हम किसी चीज़ को किसी पे स्ट्राइक करेंगे वो लौट कर कितना बाउंस होता है उस रिबाउंड से रिलेट करते हैं, तो उससे हमें स्ट्रेंथ पता चलती है हार्डेंड एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर की। तो और अगर कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट की बात हो तो बाल पेनिट्रेशन टेस्ट यूज किया जाता है, जिसे केली-बाल टेस्ट भी कहते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट इम्प्लाई किया जाता है, तो केली-बाल टेस्ट इम्प्लाई किया जा सकता है। इसकी जगह बाल पेनिट्रेशन टेस्ट लिखा है तो उसका वही मतलब है, केली-बाल टेस्ट या बाल पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत समझने योग्य है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस के सामने आप सरेंडर कर जाते हैं, कतई नहीं, 1% नहीं सरेंडर करना है। इन ए कंक्रीट मिक्स ऑफ प्रोपोर्शन 1:3:6, यहाँ पे बिल्कुल क्रिटिकल होइए। जब कंक्रीट मिक्स ऑफ प्रोपोर्शन इस फॉर्मेट में दिया है, ये M10 के लिए होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, M10 के लिए अलग, M15 20 के लिए अलग है, ये स्टैंडर्ड है M10 के लिए। अब ये जो 1:3:6 है क्या एग्जैक्टली? सीमेंट नंबर 1 पे, फिर कौन है? फाइन एग्रीगेट, और फिर कौन है? कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में जनरली सैंड कंसीडर किया जाता है, तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट इसे बोल देते हैं, जिसमें ग्रेवल और बोल्डर आपके आ जाएंगे। तो जो यहाँ पे चीज़ दी है वो क्या हुई? अब सीमेंट हुई, नंबर 2 पे क्या हुआ? सैंड हुआ, नंबर 3 पे आप CA बोल दें, कोर्स एग्रीगेट या एग्रीगेट बोल दें। ठीक, अब उसने जो क्वेश्चन कहा है वो कह रहा है द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड, यानी कि 3 नंबर वाली की बात की जा रही है, विच इज जस्ट टू हैव अंडरगॉन 15% बल्किंग, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट विल बी, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो यहाँ पे सैंड होगी वो 15% बल्क करेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये यक्स है सीमेंट, तो सैंड कितनी होगी? 3x, कोर्स एग्रीगेट कितने होंगे? 6x। ठीक, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? किसका? टोटल वॉल्यूम मिक्स का 10x हो जाएगा। उसने कहा है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना है? x। तो ये 3x है, तो ये पूछ रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 3x/x कर दें तो 3 हो जाएगी, लेकिन ये पूछने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि तो सामान्य सी बात है, तो इसलिए उसने पूछा क्या कि 15% बल्किंग हुई है। अब जब बल्क करेगा पूरा का पूरा मिक्स, तो बल्किंग सेम अकर करेगी सैंड के साथ भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 15% बल्किंग हो जाएगी, तो 3x का 15% बल्क होगा, यानी 1.15 से ईजिली हम गुणा कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
अगर 50% बल्क हो जाता तो 1.5 का गुणा कर देते। तो हम इसका अमाउंट वॉल्यूम का निकालने के लिए इसमें गुणा कर दिया, तो जब गुणा किया तो कितना आया 3.45x, और 3.45x आया। अब इसमें हम x का भाग कर दें, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? और जब भाग कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3.45। ठीक है, तो इस चीज को यहां पे क्वेश्चन को समझना था, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एटलीस्ट। देखो अभी हमने गुड बिल्डिंग स्टोन से रिलेट करके 4-5 क्वेश्चन आपके कम्युनिटी पेज पे डाले थे, जिसमें 3-4 चीज़ें बार बार पूछी गई हैं। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई कि गुड बिल्डिंग स्टोन कहा नहीं जाएगा, मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है टेक्निकली, कहीं कहीं आपको 2.7 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। जो IS कोड कहता है वो कहता है कि अगर 2.4 से कम है तो वो गुड बिल्डिंग स्टोन नहीं है। ठीक, और गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3 कंसीडर की जाती है। एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 2.7 ली जाती है, वो 2.7 ली जाती है, ये याद रखिएगा। तो ये 3 चीज़ें स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड हो गई। दूसरी बात, अगर क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन पूछी जाएगी तो वो 100 MPa होगी, मतलब इससे ज़्यादा होनी चाहिए, शुड बी एटलीस्ट इतनी, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 MPa। और क्या पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस एक बार पूछा गया, और परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वेट ऑफ स्टोन पूछा गया, तो वो लेस देन 5 होता है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ग्रेटर देन 17 रहना चाहिए। तो ये गुड बिल्डिंग स्टोन से रिलेट करके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको गलत नहीं करने। इसके बाद है व्हेन द कॉर्नर ऑफ ए ब्रिक इज रिमूव्ड, व्हेन द कॉर्नर ऑफ ए ब्रिक इज रिमूव्ड along the line joining mid points of adjoining sides the portion left is called। ये जनरली गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है एज इट इज समझ पाना, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। तो इस लैंग्वेज को फिर से पढ़ो, व्हेन द कॉर्नर ऑफ ए ब्रिक, अगर ये हमने ब्रिक बनाया तो वो कह रहा है कॉर्नर ऑफ ब्रिक ये रिमूव किया जाता। कैसे रिमूव किया जाता, कितना कॉर्नर लेना है, ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, एक ये साइड है इसका एक मिड पॉइंट लिया, एक ये साइड है इसका मिड पॉइंट लिया, ये वाला कॉर्नर क्या कर दिया गया, लेफ्ट रिमूव कर दिया गया। तो जो हिस्सा ये बचा, जो मैं ये लाइन से कर रहा हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, ये बोल रहा है। अब ध्यान देना, ना तो ये क्लोजर है ना तो ये स्क्विंटिंग ब्रेक है, ये क्वीन क्लोजर या किंग क्लोजर, यहाँ तक तो लोगों को दिमाग में रहता। किंग होगा तो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा, क्वीन थोड़ा कम पावरफुल होगी, इतना तो बिलीव मानते हो। तो ये जो हिस्सा है ये अगर हट जा रहा है, ये अगर हट जा रहा है तो जो हिस्सा बच रहा है ये किंग क्लोजर है। और उल्टा कर दें, अगर हम ये हिस्सा बचा लें और ये हटा दें तो ये क्वीन क्लोजर क्वार्टर है। ठीक है, क्वीन क्लोजर क्वार्टर है। और अगर हम दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि इसको इस तरीके से लेंथ वाइज कट कर दें तो ये क्वीन क्लोजर हाफ है, लेकिन क्वार्टर क्वीन क्लोजर ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब याद रखिएगा, अगर ईंट का कॉर्नर हटा तो किंग क्लोजर, अगर ईंट का कॉर्नर बचा तो क्वीन क्लोजर। तो गड़बड़ आपका नहीं होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इज इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाई वेट मोर देन 20%। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने थे। आल्दो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे। अब प्रैक्टिस सेट 2 नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 तक ही सीमित रखेंगे। आगे जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एक साथ 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन भी हम करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करना शुरू करेंगे। बाकी कम्युनिटी पर फिर मैं एक बार कहूँगा कि आप शाम को, रात को जब सोने जाएं तो चैनल को सर्च करें, चैनल के पेज पर जाएं, वहाँ पे कम्युनिटी वर्ड होता है जिस पे क्वेश्चन डाले जाते हैं या पोस्ट डाली जाती हैं। उन क्वेश्चंस को एक तरफ से लगाना शुरू करें। द रीजन बिहाइंड इट, जैसे जैसे टाइम पास होगा पीछे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो रिमूव होते चले जाएंगे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट करूं। मैं चाहता हूं कि जो कंसिस्टेंसी से 500 बच्चे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी से उन क्वेश्चंस को बहुत श्रद्धा के साथ लगा रहे हैं, तो वो चीज़ आप में भी आए, आप उसका बेनिफिट उठाएं। अगर इसका बेनिफिट उठा रहे हैं और उसका नहीं उठा रहे तो बहुत बड़ी गलती है। तो उसको कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करिए एंड कीप योर नॉलेज अपडेटेड। अगर आपका क्वेश्चन सही भी हो जा रहा है, आपको पता भी है, तो उससे भी रिलेट चीज़ उसमें आपको एक्सप्लेनेशन में ज़रूर देखनी चाहिए।
एक्चुअली में जो कंपटीशन है वो इस बात का नहीं है कि मुझे नॉलेज है, कंपटीशन इस बात का है कि मेरे पास नॉलेज रिटेन्ड रहती है एग्जाम हॉल में। I know, it is not the matter of fact. I have the retentivity of knowledge when various types of question comes in a certain time period. We have strong command over soil mechanics, but what happen when there is a question of soil mechanics and just after that there is a question of surveying, just after that there is a question of structure, and just after that there is a question of flood. Now there is a question of soil again. And in that condition, if the consistency and the accuracy remains the same that you imagine, that is the real leading in the competition.